चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग जो 40 क्वेश्चन डेली टेस्ट डिस्कशन होता है उसी का हम लोग 61 नंबर लेकर आए। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाएं और आज की क्लास को, आज की सेशन को आप लोग शेयर कर देंगे मेरे भाई। तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे और ये 61 नंबर सेट है, तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे भाई। चलिए, ये आज की पहला सवाल है आपके स्क्रीन पे, आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे ये पहला सवाल है और इसका आंसर बताना है। तो यहां देखो क्या बोला गया है। शुभम सुदर्शन कह रहे हैं कि सर प्लीज 1 to 61 वीडियो के साथ में प्लेलिस्ट बना दीजिए। प्लेलिस्ट होगा भाई, अगर आप सर्च करेंगे तो प्लेलिस्ट पूरा होगा, बना हुआ है, ठीक है। नीतीश कुमार हेलो। तो यहां पे एक बात समझिएगा, एक थैले में 3 लाल गेंद, 5 पीली गेंद और 7 गुलाबी गेंद है। यदि थैले से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, एक गेंद को निकाली जाती है, इसकी गुलाबी या लाल रंग होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी इसमें क्या होगा, ये प्रोबेबिलिटी को बताना है। तो आराम से यहां से हम लोग देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालना है तो यहां पे इसकी प्रायिकता क्या होगा। देखो आराम से, इसमें बहुत इजी है। सबसे पहली बात है कि टोटल गेंद कितना है। टोटल गेंद कितना है, सबसे पहली बात है कि टोटल गेंद कितना है, इसको हम लोग देखते हैं। तो ये आपका टोटल 15 है। 15 गेंद में से या तो गुलाबी होना चाहिए या तो लाल रंग होना चाहिए, मतलब एक गेंद को निकाला गया या तो गुलाबी या तो क्या होना चाहिए, लाल होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो बटा में जो नीचे होगा 15 गेंद था, इसमें एक गेंद को निकाला गया, या ये गेंद या तो गुलाबी होगा या तो लाल होगा। अब देखो ऊपर में क्या होगा, अब ऊपर में क्या होगा कि यहां पे गुलाबी निकाला गया और या तो लाल, तो यहां से गुलाबी को हम लोग देखेंगे 7 गुलाबी है, इसमें से या तो एक निकाला गया है प्लस, या लाल में से एक निकाला गया। तो लाल कितना था, 3 था, ठीक है। तो सीधा सीधी लिख देंगे। एक बात समझिएगा, अगर ये NC1 होता है तो डायरेक्ट आपका N ही लिख देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपका डायरेक्ट हो जाएगा कितना, 7, और यहां हो जाएगा डायरेक्ट कितना, 3, और यहां हो गया 15। तो ये आपका आ गया 10/15, मतलब 10/15 कहने का मतलब ये आ गया 2/3। इधर राइट आंसर बी इसका सही उत्तर है। बी इसका क्या है, सही उत्तर होगा, ठीक है। 2/3 सही आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, अब बताएंगे वॉइस ठीक है, हाँ ऑल क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहां पे आंसर आ गया इतना। क्या कहीं पे अगर दिक्कत है तो बताओ, कोई डाउट है यहां तक। इस टाइप से हम लोग क्या किए, आर कॉमन लिए, आर जैसे ही कॉमन लिए और आर जैसे ही कॉमन लिए ये सेट कर गया और इसी का आंसर आपको चाहिए था और आंसर हम लोग कॉमन करके ले आए। कोई दिक्कत यहां पे नहीं होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक। आगे दिया हुआ है यहां पे, कितने वर्षों में 40,000 की धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना हो जाएगी। आप यहां पे एज्यूम भी कर सकते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। 40,000 एक चीज समझेंगे कि 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो होंगे, दूसरा साल 2 साल के अगर चक्रवृद्धि ब्याज की मैं बात करूं तो 2 साल के सीआई से, सॉरी एसआई से थोड़ा सा ज्यादा होगा, है कि नहीं, क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगेगा, ब्याज पर ब्याज ऐड होगा। एक बात समझो यहां पे, अगर हम 8 दूनी 16, अगर ये 2 साल कुछ पल के लिए मानते हैं तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, इसका 16% अगर निकालते हैं, 16 चौका 64, मतलब 6400 तो आएगा ऐसा ही, लेकिन सीआई थोड़ा सा ज्यादा होगा, और थोड़ा सा ज्यादा होगा मतलब ये देखो आपको फुलफिल कर रहा है 2 साल पे। नहीं समझ पाए तो यहां से देखिए हम क्या करेंगे, 1 साल का अगर ब्याज की बात करें तो ये आ जाएगा 108%। फिर अगले साल की बात करेंगे तो ये आपका आ गया इतना। अब देखते हैं, मान लेते हैं कि ये 2 साल के लिए, पल भर के लिए अगर मानते हैं, कुछ पल के लिए मानते हैं कि ये 2 साल ही है, तो यहां से 100 से 100 काटेंगे, यहां से 100 काटेंगे तो ये गुना होकर आ जाएगा आपका 46,656 आ जाएगा। मतलब ये फुल फिल कर गया कि 8% की दर से कितने साल के लिए,
इतना हो जाएगी, मतलब 2 साल के लिए, क्योंकि 1 साल ये लगाएं और दूसरा साल ये लगाएं, मतलब यहां जो टाइमिंग होगा वो कितने साल का होगा भाई, 2 वर्ष का होगा। क्या कोई डाउट है यहाँ पे? अगर ऐसे ही देख सकते हैं तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। मेरा क्या हुआ सर, मेरा उमर नहीं है, ठीक है, क्लियर हुआ भाई, यहां तक कंप्लीट है। 2 वर्ष के लिए, यहाँ पे 2 वर्ष टाइम, मतलब कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला सवाल बताएंगे, थोड़ा सा अगला सवाल आप बताने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा हम। यहां देखिए क्या दिया हुआ, यहां इस बात को समझिए, क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं। 10 से लेकर 100 के बीच 2 अंकों की ऐसी कितनी आभाज्य संख्या है जिनके अंकों को क्रम पलटने पर वह एक आभाज्य संख्या हो गए। मतलब कितनी आभाज्य संख्या है, जैसे ए और बी ये आभाज्य संख्या है, ये अगर आभाज्य संख्या है, ये प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम नंबर है, तो इसको जब पलटेंगे बी और ए करेंगे तो ये भी आपका प्राइम नंबर होना चाहिए। तो वैसे कितनी संख्याएं 10 से लेकर 100 के बीच आपको निकालना है, वो बताना है भाई। तो 10 से लेकर 100 तक में अगर देखते हैं तो आपको यहां पे काउंट करना ही पड़ेगा, विदाउट काउंट करने से आपका कोई उपाय नहीं है। यहां पे 11 आपका है आभाज्य संख्या, फिर देखो 13 है भाई, फिर देखो 17 है, 19 है, ठीक है, आपको करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं, आपको आभाज्य संख्या पूरा पूरी लिखना ही पड़ेगा। तो 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, आपका हो गया 32, 33, 34, 35, 36, 37 हो गया, ठीक है, लिखना पड़ेगा, इस पे कोई भी उपाय नहीं है, आपको लिखना ही पड़ेगा टोटल, जितना समय लगे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। 43, 47, 53, 53, 54, 5, 6, 7, 59, 61 आपको लिखना ही पड़ेगा, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको ये करना पड़ेगा। 61 पहले हम सारे आभाज्य संख्या लिख लेते हैं, तब जाके आंसर आपका सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। 67 अगर छूट जाए तो आप बता देना, ठीक है, छूट जाए तो आप बता देना भाई। 71, 73 और 79, 81 तो ठीक है, 83, 87, 8, 7, 15 ठीक है, 87 हो जाएगा, 89, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 93 तो कटेगा, 97 ये आ गया, ठीक है। और कोई अगर बचा है तो बता दो। 91, 89, 91 इतना आपके संख्या होंगे। यहां पे देखने को मिला कि इतना आपके संख्या टोटल होंगे, है ना, इतने टोटल संख्या होंगे। लेकिन यहां से एक बात समझना है कि यहां पे ऐसी कितनी संख्या है जो पलटने के बाद आपका प्राइम तो है लेकिन पलटने के बाद भी प्राइम हो जाए। तो एक आपका ये हो गया प्राइम होगा, इसको पलटेंगे 31, ये भी आपका हो गया एक, ठीक है, ये भी आपका हो गया 71, ये भी आपका प्राइम हो गया, ये भी आपका 91, 91 प्राइम नहीं होगा, 91 नहीं, 93, 91 प्राइम नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आपका अगर पलटते हैं तो ये आपका 13 आ जाएगा, मतलब ये होगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 73, ये भी होगा। इसी तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा, चेक कर, ये भी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 35 ये नहीं होगा, 95 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और आपका देखिए 76 ये नहीं होगा, और ये 17 ये होगा, 37 ये होगा, 97 ये आपका होगा, 97, और ये आपका नहीं होगा। 98 की बात करेंगे, ये नहीं होगा, ठीक है, 98 नहीं होगा, ये 79 ये होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल ऐसी कितनी संख्या है? 9 ऐसी संख्या है जिसको पलटने के बाद भी आभाज्य संख्या हो जाता है। पलटने के बाद भी क्या होंगे? आभाज्य संख्या हो जाएंगे। सुरेंद्र का आपका सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। पलटने के बाद भी आभाज्य संख्या होंगे। ये टोटल आपका जो है प्राइम नंबर है, ये टोटल आपका
प्राइम नंबर है कहां से लेकर 10 से 100 के बीच है, और ये टोटल प्राइम नंबर 10 से लेकर 100 के बीच है, और वो ऐसी संख्या आपको ढूंढना है जो प्राइम नंबर तो है लेकिन डिजिट को अगर बदल दें, आपस में बदल दें, तो वो भी प्राइम नंबर होगा। तो ऐसी कितनी संख्या जो प्राइम नंबर होंगे, तो वो आप देख लो, ऐसे कितनी संख्या है, एक ही है, ये सारे जोड़कर दिखे तो 9 ऐसी प्राइम संख्या दे जो प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, अगली सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो यहां क्या बोला गया है। कह रहा है 3 खिलौना बेलन, अर्धगोला और शंकु के आकार में है। ठीक है, तीनों खिलौने का आधार समान है, मतलब एक ही आधार है, आधार समान है। देखो किस तरीके से यहां पे बना गया, फिगर देख लो पहले किस तरीके से इसका फिगर बनेगा। बहुत लोग होते हैं कि फिगर नहीं बना पाते हैं, और जिससे कि आंसर आपका सॉल्व नहीं हो पाता है। ठीक है, देखिए आधार इसका समान है, शंकु है, इसका भी आधार समान है। और क्या बोला गया है, ये अर्धगोला है, इसका भी शंकु के आधार क्या है, ये बेलन का भी आधार समान है, शंकु का भी आधार समान है, और ये आपका अर्धगोला का भी आधार क्या है, समान है। ये मान लेते हैं आपका, ये आपका अगर h ये 1 का रेशियो में है तो ये भी 1 होगा। क्यों 1 होगा भाई, बताना, ये 1 क्यों होगा। कहिएगा सर ये आपका अर्धगोला है, तो अर्धगोला का जो त्रिज्या होगा, ये भी एरिया आपका, ये भी जो आपका जो लंबाई होगा अर्धगोला में, जैसे अर्धगोला की अगर बात करते हैं, तो अर्धगोला की अगर बात करते हैं तो ये आपका आर होता है, तो ये भी आपका आर होता है, मतलब ये दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, मतलब एच भी 1 मान लिए तो आर भी कितना होगा, 1 होगा। और ये अगर लेटरल, अगर यहाँ पे बोलते हैं स्लांट हाइट की अगर बात करते हैं, स्लांट हाइट तिर्यक ऊंचाई की बात करेंगे, तो ये 1 और ये 1, ये 1 और ये 1, तो ये आपका हो जाएगा √2 हो जाएगा भाई, ये √2 हो जाएगा। अब यहां से देखो भाई कितना आसान है बनाना, यहाँ पे ज्यादा दिमाग इसमें नहीं है, इसको यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रेशियो में निकालना है तो कंफर्म वैल्यू हमको यूज करने की कोई फायदा ही नहीं है। हम यहाँ 1:1 के रेशियो में ले लिए, इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये आपको फ्रैक्शन मतलब रेशियो में निकालना है। ठीक है, तो यहां पे आपको निकालना है बेलन, अर्धगोला और शंकु। बेलन, अर्धगोला और शंकु, इसी का रेशियो निकालना है। और इसका किसका रेशियो निकालना है, यहां बोला है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया की बात किया गया है। तो एक बात बताएंगे, बेलन का टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2πr और r+h होता है। ठीक है, मतलब ये बेस का, दोनों बेस का एरिया और प्लस आपका ये राउंड ऑफ जो एरिया है वो। अर्धगोला के एरिया होता है आप जानते हैं ये 3πr² होता है, और शंकु की अगर एरिया की बात करते हैं तो ये आपका πr r+l होता है। ये आपका टोटल सरफेस, ये आपका टोटल सरफेस एरिया को दर्शाता है। अब यहां से हम लोग जानते हैं कि r और h ये 1 है और l आपका √2 है। बस पुट कर दीजिए, सीधा सीधी पुट कर दीजिए आराम से। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, आसान है। यहां पे 2 1 1 + 1 और ये 1 + 1 हो गया कितना, 2। ठीक है, यहां 1 रखेंगे तो यहां पे, ठीक है, यहां पे 1 × 1 + l का मान √2 है। यहां से देखिए आपका आ गया 4:3, आराम आराम से करेंगे तो बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं, और बहुत इजी है, लेकिन बस आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो इसका आंसर आ गया 4:3 √2 + 1। आंसर हो गया कौन सा बता दो, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आ गया। बताओ यहां पे कोई डाउट है भाई, यहां पे कोई डाउट है बताओ। हमने यहां पे h को भी 1 मान लिया, r को भी 1 मान लिया, इसका कोई यूज नहीं है। इसको अगर यूज भी करेंगे तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, समझे। इसको अगर नहीं भी लिखेंगे
तो आप अगर इसको लिखेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ होगा, हम नहीं लिखेंगे तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो गया, और कैलकुलेशन आसान हो गया और आंसर आपके सामने ये आ गया। ठीक है, कोई बात इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, क्या इस बात को समझ में? बहुत बेहतरीन सवाल है। ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल है ये, बशर्ते आपको ये टोटल सरफेस आना चाहिए, अर्धगोला का टोटल सरफेस आना चाहिए, शंकु का टोटल सरफेस आना चाहिए। अगर ये एरिया अगर पता हो तभी आप जाके इसकी वैल्यू को निकाल पाएंगे। दूसरा थॉट क्या है कि आप इस थॉट को अगर पकड़ पाएंगे, क्योंकि यहां बोला गया आधार समान है, मतलब एक ही आधार पर बेलन भी है, एक ही आधार पर शंकु भी है, एक ही आधार पर आपका अर्धगोला भी है, तीनों है, इस बात को समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे और अगले सवाल को देखते हैं। करा यदि भूतल पर किसी अधोलंब खंबे की परछाई की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, मतलब ये आपका एक भूमि है और भूमि पर एक खंबा है जिसकी आपका जो परछाई दे रखा है, मान लेते हैं कि इसकी जो परछाई है यही परछाई है इसका, यानी इस खंबे की परछाई है, और ये आपका दिया हुआ है 8 मीटर का परछाई दिया हुआ है, कितना मीटर का, और ये आपका शीर्ष है, शीर्ष बिंदु को यहां शीर्ष बिंदु और परछाई भी शीर्ष बिंदु दोनों को मिला दिए तो ये एंगल बनाएगा कितना, थीटा। तो एक बात समझिएगा, कॉस थीटा बराबर 12/13 दिया हुआ है, मतलब ये b का मान है और ये h का मान है। इसका मतलब क्या होगा कि b का मान मतलब ये आपका रेशियो दिया है 12, तो ये आपका 13 होगा। तो ये बताएंगे, क्योंकि ट्रिपलेट में हम जानते हैं ट्रिपलेट जो होता है वो 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, ये आप अच्छे तरीके से जानते होंगे भाई। क्या क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब एक बात समझेंगे, ये आ गया, देखो यहां पे 12 यूनिट बराबर कितना दे रखा है, ये 18 जो है वो कंफर्म वैल्यू है कि इसकी परछाई की लंबाई है, और रेशियो में 12 ही आया हुआ है, मतलब 12 यूनिट बराबर 18, तो 18 12 से अगर डिवाइड कर देंगे 1 यूनिट का मान निकल गया। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है खंबे की ऊंचाई याद करना है, मतलब यही यूनिट निकालना है, तो 5 से इसको गुना कर देंगे, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, तो 5 तिया 15/2, मतलब इसका आंसर आ गया कितना, 7.5 मीटर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा भाई। ठीक है, क्या इस क्वेश्चंस को समझ पाए भाई? इसमें कोई भी डाउटफुल अगर क्वेश्चंस है तो बताओ। कमलेश का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। एक बार आप भाई लोग सभी लोग शेयर कर देंगे, दबा के शेयर कर देंगे, है ना। चलिए, यहां देखो क्या कह रहा है कि एक बेलन की वस्तु का वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन दिया हुआ है। एक बेलन की वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब CSA, और इसकी जो वॉल्यूम होगा ये दिया हुआ है आपका 88/100। तो CSA की अगर बात करते हैं तो एक कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये बेलन है, ये बेलन का कर्व सरफेस एरिया की अगर बात करते हैं, ये H है, ये L है, R है, तो कर्व सरफेस मतलब ये राउंड वाला जो एरिया है वही बोल रहा है, तो राउंड वाला एरिया होता है 2πr, और वॉल्यूम होता है इसका πr², है, और ये आ गया आपका, यहां से काट दीजिए, पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, एच से एच कट गया, तो ये आपका 2 से कट गया 44, और 44 कट गया ये कितना बार में, 3 बार में, मतलब आर बराबर आ गया कितना, 3 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर आ गया, आर बराबर कितना आ गया। सर क्वेश्चंस का पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो प्लेटफॉर्म के ग्रुप में सही बोले हैं, वो चले जाएंगे तो वहां मिल जाएगा। आर बराबर इतना, आर तो निकल गया, क्या निकालना है भाई, यहां पूछ रहा है वस्तु की ऊंचाई निकालना है। तो वस्तु की ऊंचाई निकालने की अगर बात किया गया है तो वस्तु की ऊंचाई अब आर किसी में भी पुट कर दो, जैसे यहां पे दिया है 2, 22/7, आर का वैल्यू 3, और एच आपको निकालना है, एच रहने दिए, हम इसको इसमें पुट कर दें, और इसके बराबर दे रखा है कितना, 88, बस आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां से 22 चौका 88, ठीक है, तो ये कट जाएगा 2 बार में, एच बराबर आ गया कितना, 7 दूनी 14 बटा, ये आ गया ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। किसी को कोई भी डाउट है? याद रखना कि आज अभी जो सेट आपको मिल रहा है ये एग्जाम ओरिएंटेड आपको सेट मिल रहा है, एग्जाम के तरीके से आपका क्वेश्चन पूरा सेट किया गया है, ना तो हार्ड ज्यादा दे दिया गया है। कुछ क्वेश्चंस आपके, दो चार क्वेश्चंस आपके हार्ड रहेंगे। अच्छा ठीक है, अंकुर कुमार, ठीक है, सही है, ठीक है, ठीक है, अगर कहीं भी आएगा कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट। अब यहां देखो, यहां पे यदि संख्या दिया हुआ है, ठीक है अंकुर, कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो इस तरीके से अगर बोलेंगे तो वो हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। यहां बोला गया है कि वो 6 से, देखो यहां पे इस क्वेश्चंस को देखो, अगर इसमें दिमाग लगाने लगे, अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा, लेकिन यहां पे क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आपको पता चलना चाहिए, क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद ही आपको इसको बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो यहां क्या बोला गया, के का सबसे बड़ी मान, ये ध्यान रखना, के का क्या मान चाहिए, सबसे बड़ी मान चाहिए। तो एक बात बताइए, 6 से अगर ये डिवाइड करने की अगर बात किया गया है तो एक बात बताओ, 6 से मतलब इसका फैक्टर से भी कटेगा। कोई संख्या, समझो, कोई संख्या अगर 6 से डिवाइड होगा, मतलब कोई संख्या मान लेते हैं ये नंबर है और ये 6 से अगर डिवाइड हो रहा है, मतलब ये संख्या जो होंगे वो 2 से भी डिवाइड होगा और इसके 3 से भी डिवाइड होगा। क्यों? 6 का फैक्टर 2 और 3 है, तो 2 और 3 है, इसका मतलब क्या होगा, के का जो मान होगा वो इवन नंबर होगा। ये 2 से कटने का मतलब हुआ कि ये 2 से भी कटेगा और ये 3 से भी कटेगा, इसका मतलब ये जो के का मान होना चाहिए वो इवन नंबर होना चाहिए। और एक बात समझो कि के का मान सबसे बड़ा होना चाहिए, तो सबसे बड़ा से स्टार्ट करो, पीछे से स्टार्ट करो, क्योंकि हमने यहां 0 1 2 डॉट डॉट कहां तक 9 तक पुट करेंगे, तो हम अगर छोटा कहता तो 0 से चेक करते, लेकिन यहां जो बोला गया है बड़ा देखना है, के का मान बड़ा रखना है, तो पीछे से चेक करेंगे, बड़ा से चेक करेंगे। अगर हम 9 रखेंगे, क्या 9 रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं, क्योंकि के का मान इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो 2 से कटने का मतलब ये वैल्यू जो होना चाहिए लास्ट वाला, ये इवन नंबर होना चाहिए, मतलब 9 नहीं होगा। अगर हम यहां पे 8 रखते हैं और यहां भी 8 रखते हैं, क्या ये 2 से और 3 से, तीनों से कटता है, दोनों से कटता है कि नहीं, देखते हैं। 2 से तो कटेगा क्योंकि इवन नंबर है। 3 से चेक करते हैं, तो ये 3 से चेक करते हैं, देखिएगा अलग से लिख रहे हैं, 3 से ये खत्म, 8 4 12 खत्म, खत्म, 8 5 1, तो यह 8 भी आपका नहीं कट रहा है, ठीक है ना, 8 भी आपका नहीं कट रहा है, मतलब 8 यहां 8 5 13 हो रहा है, जो 3 से नहीं कटेगा, मतलब 8 भी नहीं ले सकते हैं। उसके बाद आपका पहले क्या ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, और जैसे ही 6 लिए, देखो, और जैसे ही यहां पे 6 लेंगे, ये 6 ये 6, देखो ये तो 2 से कटेगा, 3 से देखो ये कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 6 5 9, 3 से कट जाएगा, मतलब ये पूरी तरह से 3 से डिविजिबल है, और ये आपका 2 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब के का जो मान होगा, के का मान कितना संतुष्ट हो जाएगा, 6, के का मान 6 संतुष्ट हो जाएगा, और ये जो के का मान है ये आपका सबसे बड़ी संख्या होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, यहां समझ पाए भाई, क्या इस क्वेश्चन को समझ पाए कि नहीं? अगर एक बात बताइए, कोई संख्या अगर 72 से डिवाइड है, कोई संख्या अगर 72 से डिवाइड है, तो बताइए वो 8 और 9 से डिवाइड होगा कि नहीं? अरे हाँ या ना, क्लियर है। कोई संख्या 45 से डिवाइड है, इसका मतलब वो संख्या 9 और 5 से डिवाइड होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर अगर ये पूछता कि ये छोटी संख्या अगर दिया होता तो आप इधर से चेक करते, 0 0 रखते, 3 से कटता, 1 1 रखते, चेक करते, 2 2 रखते, चेक करते। जब वो क्या कहता, सबसे छोटी संख्या होती, तो आंसर ये आ गया आपका 6 इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, कॉस ए माइनस बी क्या होता है? कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, और माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी होता है। क्या? अगर ये प्लस में रहेगा, अगर ये प्लस में रहेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां तो आपको माइनस की बात किया है, यहां पे माइनस से माइनस भी चेक करते हैं, क्योंकि यहां पे आपका ये दिया हुआ वैल्यू।
क्या हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं? क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं? cos 75 cos 15 डिग्री प्लस sin 75 और sin 15। ये प्लस में है, ये बीच में प्लस में है, तो किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, चाहे वैसे लिख सकते हैं चाहे वैसे। माइनस में रहता तो नहीं लिख सकते। तो बताओ, ये आपका आ गया ए बी ए बी, तो यहां से डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा। ए के जगह पर 75 है, तो cos आपका 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का बराबर होता है क्या? 1/2 इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर होगा। क्या यहां पे कोई डाउट है भाई? बोलिए। याद रखना कभी भी, याद रखना कभी भी अगर आपके कंफर्म वैल्यू दिया रहे, कभी भी अगर त्रिगो का सवाल है और कंफर्म वैल्यू में दिया रहे, तो याद रखना कि वहां फॉर्मूला ही यूज होगा, विदाउट फॉर्मूला यूज नहीं होगा। ठीक है, अगर ये कंफर्म वैल्यू दे दे, एंगल में आपका कंफर्म वैल्यू दे दे, तो वहां फॉर्मूला ही यूज होगा, और फॉर्मूला जो यूज होगा वो फॉर्मूला आपको यूज करना है। अगर थीटा रहता तो हम कुछ एज्यूम करके उसको बना देते, कुछ भी मान करके बना देते और आंसर को निकाल देते। ठीक है, अगले सवाल पे देखो, कह रहा है किसी विक्रेता के पास 2000 केजी चावल है। ठीक है, इसके एक भाग को 10% के लाभ पर और बचे हुए भाग को 16% लाभ पर बेचता है। ठीक है, ताकि उसे कुल लाभ 14.2% हो। उसने कितने केजी चावल 10% के लाभ पर बेचा? क्या इस सवाल को पढ़ने से यह पता चल रहा होगा, इस सवाल को पढ़ने से पता चल रहा होगा, क्या पता चल रहा होगा? इस बात को देखो, कुछ भाग को बेचा है 10% के लाभ पर और कुछ भाग को 16% के लाभ पर, और दोनों को मिलाकर 14.2% लाभ पर बेचा है। मतलब यहां पे एलिगेशन लगा सकते हैं कि नहीं भाई? बताएंगे क्या एलिगेशन लगेगा? अरे यस या नो, एलिगेशन लगेगा कि नहीं भाई? बताओ, यस या नो बताओ। तो यहां पे बोला कि कुछ भाग को 10% के लाभ पर हम एलिगेशन लगा सकते हैं, क्योंकि दो भाग वस्तु को बेचा गया और पूरे पर देखा गया है 14.2% है। एक भाग को 10%, शेष भाग को 16%, और दोनों मिलाकर कितना? तो देखिए, इधर का अंतर इधर होता है, तो ये आपका आ गया कितना? 1.8, और इधर का अंतर आ गया, तो पॉइंट हटेगा, पॉइंट हट जाएगा क्योंकि एक एक डिजिट के बाद है। तो ये आपका आ गया 6×18 और ये 6×7। तो ये रेशियो किसका आएगा? क्योंकि यहां लाभ हो रहा है, लेकिन ये किसका दिया है? केजी का, मतलब ये केजी का आ जाएगा या तो सीपी का आ जाएगा, क्योंकि लाभ जो होते हैं वो किसका होते हैं? किस पे होते हैं? सीपी पे। अब देखिए, ये 10 जो है टोटल, 3 और 7 10, ये टोटल केजी है। तो यहां टोटल केजी कितना है? 2000। 10 यूनिट बराबर 2000, कितना गुना किया होगा? 200। तो निकालना है 10% लाभ पर, तो 10% लाभ पर मतलब यहां पे निकालना है। तो ये आपका 2000 निकाल 200 का निकालना है, ये आ गया कितना? 6 केजी। अगर 16% का निकालता है तो इसका 7 होता है, मतलब 7×14, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या? ऑप्शन नंबर बी। चलिए, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। किन्हीं को अगर डाउट है तो बताओ। इसमें एलिगेशन लगा दिए हैं, इसमें एलिगेशन लगाने की हम कोशिश की है। ठीक है, अगर इसको बेसिक बनाना है तो बेसिक देख लो, हम आपको बता देते हैं कि x केजी था, इसको 10% पे, प्लस टोटल 2000 केजी में से x केजी घटा दें, ये जो शेष बचा इसको 16% पे, बराबर ये हो जाएगा, पूरे पर देखा गया 2000 पे इतना परसेंट का ब्याज। यहां से इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, चाहे ऐसे निकाल सकते हैं, चाहे वैसे एलिगेशन लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बहुत बेहतरीन सवाल है, इस बात को देखना। यदि एक समांतर श्रेणी का 14वां पद 6 है और 6वां पद 14 है, तो 95वां पद क्या होगा? तो 95वां पद निकालना है, मतलब देखिएगा, टी टर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं? a+n-1 और d। मतलब यहां n-n वैल्यू 5 दिया और n वैल्यू 95 दिया है, तो 95 से एक चल गया 94, मतलब ये चाहिए। मतलब हमको चाहिए a का मान, हमको चाहिए d का मान। a का मान और d का मान
दोनों चाहिए, ए का भी मान चाहिए और डी का भी मान चाहिए, दोनों मान हमको निकालना है। तो देखो कैसे निकल सकता है, इस बात को समझिएगा। तो यहां पे एक फॉर्मूला होता है, वो चीज आप याद रखो, वही जो यूज किए। अब देखो 14वां जो टर्म है P14, ये है A13D हो जाए, क्योंकि 14 में से एक गया 13, और ये आपका जो वैल्यू दिया हुआ कितना दिया हुआ, 6 दिया हुआ। अगर इसका 6वां पद निकालेंगे तो ये आपका A, 6 में से एक गया 5D, और इसका जो देखने को मिला इसका टर्म कितना है, 14। कोई डाउट है तो बता दो मेरे भाई, यहां तक कोई डाउट है तो क्लियर करो। अब देखो इस दोनों को सॉल्व करते हैं, ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस ये कैंसल हो गया, और ये आ गया 8D, और ये आ गया -8। तो D से D कैंसल हो गया, मतलब D बराबर आ गया कितना। अब D का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो यहां से आ गया D, जब पुट किए तो ये आपका आ गया कितना, -D जैसे पुट करें तो ये माइनस में आएगा, तो माइनस आपका कितना आ गया 13, और ये 6, ये आ गया कितना, A बराबर 19 और D बराबर। जो चाहिए था हमको वो हमने निकाल लिया, जो चाहिए था मुझे वो हमने क्या किया, यहां से D का वैल्यू निकाल दिए, और D का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो A का वैल्यू आ गया 19। अब पुट कर देंगे यहां पे, देखो A का वैल्यू 19 और ये 94, और D का वैल्यू -1 हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा 19 माइनस 94, मतलब ये आ जाएगा कितना, -70। क्या यहां पे कोई प्रॉब्लम है भाई, आंसर आ गया -75 इज द राइट आंसर। मनीष जी नमस्कार भाई, क्या इस बात को समझ पाए, बहुत बेहतरीन सवाल थे, बहुत अच्छा सवाल थे, लेकिन इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं था, बस ये फॉर्मूला को आपको याद रखना चाहिए था। अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तो सवाल एकदम आपके सामने होंगे, आपके सामने होंगे, इसमें कोई भी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगले सवाल पे बात करते हैं। करा कि 11वीं संख्याओं का औसत, 11 संख्याओं का औसत 56 है, तो 56 गुना अगर हम 11 करते हैं तो ये आपका आ गया 6 5 11 और 5 1 6, ये आ गया 616। टोटल 11 संख्याओं का यहां से देखने को मिला। ये आगे पढ़ते हैं क्या कहते हैं। पहली 3 संख्याओं का औसत 52 है, तो पहली 3 संख्याओं का औसत देखें, इसमें से 11 जो संख्या थे इसमें पहली 3 संख्याओं का देखने को मिला है, तो ये बोला गया है कि 52 है, और 52 इसको अगर सॉल्व किए तो 3 दूनी 6 और 5 तिया 15, 156 है। फिर अगली 5 संख्याओं का औसत 60 है, मतलब ये 3 था, उसके बाद जो संख्या 5 है उसमें देखने को मिला है कि इसका औसत बोला गया है ना, तो ये आपका आ गया 3। तो जोड़ देते हैं, तो ये 456 आ गया, तो ये जो 456 आया, तो ये जो 456 आया 3 और 8 मतलब 3 5 मतलब 8 संख्याओं का ये आया है। तो यहां पे एक बात समझिएगा, एक बात समझिएगा कि 8 11 में से 8 संख्या का इतना आया, 11 का टोटल संख्याओं का योगफल 616, उसमें से 8 संख्याओं का इतना, तो इसमें से अगर घटा देंगे 616 में से 456 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 160 आएगा। ये किसका आएगा, 8 संख्या खत्म, तो ये आएगा आपका 9वीं, ये आएगा आपका 10वीं, और ये आएगा आपका 11वीं संख्या का, क्योंकि 11 संख्या में 8 संख्या इतना आ गया, तो ये जो 160 बचा ये 9वीं 10वीं 11वीं संख्या का बचा है। तो देखो यहां क्या दिया गया, कारण कि 9वीं संख्या और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 3 और 1 ज्यादा है। अगर 11वीं संख्या से कंपेरिजन किया गया, कंपेरिजन दोनों का कंपेरिजन 11वीं से किया गया, तो 11वीं संख्या को x मान लिए, इससे 3 ज्यादा है तो ये x + 3 हो गया, इससे 1 ज्यादा है तो ये x + 1 हो गया, और सभी मिलकर आपका 160 है। तो x x x तो कितना हो गया, तो यहां से x हो जाएगा 156 बटा, तो 5 तिया 15, और ये आपका आ गया x का मान। तो यहां पूछ क्या आ रहा है भाई, अब देखो पूछ क्या आ रहा है, 9वीं और 11वीं संख्याओं का औसत।
9वीं और 11वीं संख्याओं का औसत, 9वीं और 11वीं संख्याओं का औसत। 9वीं संख्या का देखो x+3 और 11वीं, तो ये आ गया 4x+3/2। ठीक है, तो ये 208 और 3, 208 3 इतना हो गया ना। 52 यहां पुट कर दिए तो ये आ गया कितना, 208 और 3 211। तो ये आपका अगर डिवाइड करते हैं, एक मिनट, x 2x होगा, x 2x होगा। ठीक है, तो 52 दूनी ये आपका आ गया 104 और 100 आ गया, ये आ गया 53.5। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाँ, अमित जी का आ रहा है, अनूप झा का आ रहा है, अनूप झा, बहुत बढ़िया, मतलब इसका आंसर आ गया। कोई बात, कोई दिक्कत है यहाँ पे, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगली बात करो, अगले सवाल। यहां बोला गया है PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, PQ एक वृत्त का व्यास है। चलिए यहां पे एक पहले चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं, मतलब एक सर्कल के अंदर एक चतुर्भुज होगा। ठीक है, ये आपका कह रहा है, ये कह रहा है कि PQ वृत्त का व्यास, ये P और ये Q आपका वृत्त का, और एक चक्रीय चतुर्भुज इस तरीके से, चक्रीय चतुर्भुज जो बनेगा वो फिगर इस तरीके से बन सकता है, चाहे कैसे भी तरीके से आपका ये बन सकता है, इस तरीके से बन गया। और ये PQ, ये R है, ये S मान, फिर क्या दिया हुआ है कि RPQ, RPQ दिया हुआ है, मतलब ये वाला आपका दिया RPQ, ये दिया हुआ आपका कितना 23। एक चीज थोड़ा सा बात समझिएगा, कोई अगर सर्कल उसके व्यास से अगर सर्कमफ्रेंस पर बना हुआ अगर ट्रायंगल बना, तो ये आपका जो बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। इसका मतलब RPQ एक ट्रायंगल है, RPQ एक ट्रायंगल है, तो ये आपका 90 डिग्री होगा। और जब ये 90 डिग्री होगा, जब ये 90 डिग्री होगा तो ये 67 होगा। और चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है कि चक्रीय चतुर्भुज अगर किसी तरीके से बना हुआ है, तो ये आपका अगर θ1 है, ये θ2 है, तो θ1 आमने सामने का जो कोण होता है वो 180 डिग्री होगा। आमने सामने का कोण जो होंगे वो दोनों मिलकर 180 डिग्री होंगे, तो ये 63 और ये 67 होंगे, तो ये आपका जो होंगे वो आपका हो जाएंगे, इतना हो जाएंगे। मतलब यहां से एंगल PSR की अगर बात करें, PSR की बात करें तो वो 113 डिग्री होगा। आंसर ए, आंसर क्या होगा, ए इसका सही उत्तर होगा। अनूप झा का आंसर गलत है, आपका आंसर गलत है भाई, आंसर गलत है भाई, अनूप झा बी नहीं होगा, आपका ए होगा 113। दो कॉन्सेप्ट लगा, एक क्या लगा, व्यास से किधर भी, व्यास से इधर या इधर नीचे, दोनों दोनों तरफ अगर सर्कमफ्रेंस पर अगर हम कोई ट्रायंगल का एक आपका शीर्ष डाल दिए, तो वो आपका जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा, और 90 डिग्री का होगा। दूसरा क्या है, चक्रीय चतुर्भुज आमने सामने का कोण जो होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। करे कोई व्यक्ति अपने चाल से 40% की वृद्धि करता है, तो 40% की वृद्धि करने का मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2/5, मतलब ये आपका स्पीड जो था पहले ये 5 था, हो गया कितना 2, ज्यादा से चल रहा है मतलब 7 से। अगर ये डिस्टेंस सेम होता है, दोनों के लिए डिस्टेंस सेम होता है, तो हम जानते हैं कि स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, टाइम का। ये अच्छे तरीके से टाइम एंड डिस्टेंस में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, नहीं पढ़े तो इसको समझ लो कि अगर डिस्टेंस सेम होगा तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर स्पीड अगर x और y लगा तो टाइम yx लगेगा, मतलब 5:7 लगा तो ये 7:5 लगेगा। तो कह रहा कार्यालय सामान्य समय से 9 मिनट पहले पहुंचता है, इसका मतलब 9 मिनट पहले पहुंचने का मतलब क्या हुआ कि पहले 7 मिनट लगता था,
पहले 7 यूनिट लगता था, अब 5 यूनिट लग रहा है। तो कितना यूनिट कम लग रहा है? 2 यूनिट कम लग रहा है, और 2 बराबर यहां पे दिया हुआ है 9 मिनट। तो 1 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है? तो पूछ क्या रहा है सवाल में? देखो यहां सवाल पूछ रहा है कि सामान्यतः उसी अपने कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगे। सामान्यतः मतलब जो उसका एक्चुअल में जो चाल था, तो एक्चुअल में चाल तो यही था, एक्चुअल में जो चाल था उस चाल से अगर चलता तो घर से ऑफिस पहुंचने में कितना समय लगता? मतलब 7 मिनट समय लगता। तो 7 गुना 9/2, तो 9 सती 63/2 मिनट लगता आंसर। ठीक है, 31 दूनी 62, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होता। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं मेरे दोस्त? क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? अगर ये पूछता आपसे, ये पूछता कि अगर चाल को बढ़ाकर चलने में उसको समय कितना लगता, तो आपको उस समय स्थिति में किसको गुना करना पड़ता? 1 यूनिट का वैल्यू इतना, तो 5 यूनिट का मान निकालना पड़ता। 9 × 5 = 45/2 मिनट आंसर हो जाता। ठीक है, लेकिन आपका पूछा समानता, अगर वो सामान्य चाल से चलेगा, मतलब समान चाल से चलता, तो समय कितना लेता? तो समय आपका 7 समय लगता। क्लियर है? आगे बात करते हैं। 2 समरूप त्रिभुज है, इसकी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देख लो। आप लोग अच्छे तरीके से इस पे परिचित होंगे। PQR, ये बहुत ज्यादा इस बार में भी पेपर में दिया गया था, यहां से सवाल हर बार दिया जाता है, यहां से सवाल सिमिलरिटी से। ये दोनों त्रिभुज कह रहा है समरूप है। समरूप का सिंबल ऐसे होता है। समरूप की सिंबल की अगर बात करें तो यहां पे समरूप जब होता है तो यहां क्या होता है कि त्रिभुज के संगत भुजाओं का रेशियो आपस में सभी बराबर होते हैं। PQ/MN, PR/MT, QR/NT। इसकी हाइट का रेशियो, इसकी परपेंडिकुलर का रेशियो, इसके पेरीमीटर का रेशियो सभी बराबर होते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना कि इसकी जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा, तो मान लेते हैं एरिया A1 और A2 जो होगा, ये आपके साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है, याद रखना। ठीक है, तो यहां से हमको क्या निकालना है? PQR की सबसे लंबी भुजा, तो PQR की सबसे लंबी भुजा दिया हुआ 28। ठीक है, छोटी MNT, इसका 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 एक दूसरे त्रिभुज MNT का जो आपका दिया हुआ उसको निकालना है। मान लेते हैं कोई भी इसकी भुजा होंगे वो x है, और इसका एरिया दे रखा है, इसका एरिया दे रखा है 196 और ये 160, मतलब ये इसका स्क्वायर, मतलब इसके भुजा के रेशियो के स्क्वायर, भुजा का रेशियो के स्क्वायर इसके एरिया के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे? ये उधर चल जाएगा रूट में, तो ये हो गया 28/x। अगर रूट जाएगा तो 196 का रूट होगा, तो ये 14 और ये आपका 13। ये कट जाएगा आपका 2 बार में, तो x का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना होगा? 26 होगा। यही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 26 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर, ठीक है, 15 का आंसर। चलिए, कोई दिक्कत यहां तक? बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिंपल सवाल। एरिया का रेशियो साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, हाइट्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होंगे। यहाँ पे ये भी कह सकते हैं H1 और H2 के होल स्क्वायर होंगे। यहाँ ये कह सकते हैं पेरीमीटर और पेरीमीटर इसके स्क्वायर के बराबर हो सकते हैं। यहाँ ये भी कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर के, इसका परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होंगे। इसके मेडियन के स्क्वायर के बराबर होंगे इसका एरिया। ठीक है, ठीक है ना। इसी के आपका एंगल बाइसेक्टर के रेशियो, मतलब कुछ भी जो लेंगे उसके स्क्वायर के बराबर ही होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहां से एक चीज देखेंगे, यहाँ पे साइन 6 थीटा, साइन पर पावर 6 थीटा और कॉस पर पावर 6 थीटा दिया हुआ है, और आपको कह रहा है कि थीटा जो है 0 और 90 के बीच है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या होगा? एक चीज देखो, यहाँ पे पावर 6 दिया है, तो एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान देंगे मेरे भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आप एक अच्छे तरीके से जानते हैं ये साइन और थीटा के साइन और कॉस के रिलेशन के बीच आंसर है। तो आप एक रिलेशन जानते होंगे, क्या ये रिलेशन आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि नहीं, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, लेकिन यहाँ 6 है, तो 6 लाने के लिए बोथ साइड क्या करना पड़ेगा? तो बोथ साइड आपको क्या करना पड़ेगा भाई? बोलो, बोथ साइड क्या करना पड़ेगा? क्यूबिंग करना पड़ेगा।
जब इधर क्यूबिंग करेंगे तो हम जानते हैं, तो ये आ जाएगा a प्लस बी का क्यूब होल क्यूब, तो ये आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, आ गया ना, बोलो भाई यही आएगा ना। तो यहां पे बोथ साइड क्यू करेंगे तो बोथ साइड क्यू होंगे, तो ये ए हो गया ये बी हो गया, तो यहां से ए का क्यू करेंगे तो यहां पे आएगा 3 दूनी 6, मतलब ये साइन 6 थीटा। बी का क्यू करेंगे, ये पूरा का मान बी है तो बी का क्यू करेंगे तो ये आ जाएगा आपका स्क्वायर में ऑलरेडी है, तो क्यू करेंगे तो ये आपका ये आ गया। उसके बाद 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का। अब एक बात बताएं, इसका वैल्यू आप क्या कहते हैं, 1 होता है, तो ये आपका आ गया एक, ये पूरे का वैल्यू देखिए कितना दे रखा है, 1/3। ये पूरा का वैल्यू कितना होता है 1। अब इसको मान लो कुछ के मान लो, ठीक है, क्योंकि इसी को निकालना है तो हम के मान लिया, लिखना ना पड़े बार बार। तो ये आ गया 3 के 1 माइनस 1/3, तो 3 इकाई 3, ये आ गया 2/, तो यहां से आ गया यहां से ये आ गया, तो यहां से के की अगर बात करें तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 2/9 आ गया। तो निकालना हमको क्या है, निकालना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा निकालना है। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा निकालना है, तो पूरे इसमें स्क्वायर इसके स्क्वायर होल स्क्वायर उधर चल जाएगा, तो ये आ जाएगा √2 और 9 का रूट निकल जाएगा, आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्या इस बात को समझे मेरे भाई, क्या इस बात को समझे, क्या यहां तक कोई भी परेशानी आया, जो चाह रहा था, जो निकालने हम चाह रहे थे, क्या यहां से निकल पाया, वो कैसे, क्योंकि यहाँ पे 6 है और हम लोग का कंडीशन जानते हैं, ये आप जानते हैं कि आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और इस तरीके से हम सॉल्व किए तो आंसर ये आया। ठीक है, अगर कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट करेंगे, कहीं भी अगर डाउट है तो कमेंट करेंगे भाई। चलो यहाँ पे देखो, अगले सवाल भी बेहतरीन सवाल है। इसमें 2 तरीके से, अगर थोड़ा बहुत भी आपका, अगर ये ट्रिपलेट आपके माइंड में अगर घूमता होगा, अगर ट्रिपलेट आपके माइंड में रेगुलेट हो रहा होगा, तो आप सवाल एकदम इसको 5 से 10 सेकंड में बना देंगे। फिगर बनाने के बस देरी है और सवाल का आंसर भी बता देंगे। सिर्फ ये माइंड में होना चाहिए ट्रिपलेट क्या होता है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, नहीं ये सवाल नहीं, अगला सवाल का है ये ठीक है, ये वाला, ये क्वेश्चंस के बारे में अगले सवाल है, आगे देखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज में देखेंगे। ए है, बी समकोण है, और ये एंगल बाइसेक्टर है, और एंगल बाइसेक्टर है, ये कह रहा है यहाँ पे डी है, और एडी बराबर 12 दिया है, और ये आपका दिया हुआ है। हम जानते हैं ठीक एक कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, थोड़ा सा यहीं पे हम लिख देते हैं, समझिएगा। ये अगर एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर ये ए है, ये बी है, और ये सी है, ये डी। अगर एंगल बाइसेक्टर की अगर बात करें तो ध्यान रखना, एंगल बाइसेक्टर है मतलब ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, ये समान रूप में डिस्ट्रीब्यूशन किया है, यहां से हो जाता है ए बी, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर होंगे सामने वाले भुजा के रेशियो के बराबर होते हैं। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर का कहानी, ये भी एंगल ही बाइसेक्टर का। ये अगर 16 होगा तो इसको हम 4x मानते हैं, ये आपका 3x मान, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा आपके 2 रेशियो में बटेंगे, 3:4, तो 3:4 को हम यहाँ से रेशियो हटा दिए, 3x और 4x मान लिए, और ये टोटल आपका जो है ये कितना है 28 मान लिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, आप इसको देख लिए, थोड़ा सा इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब बात को समझिएगा, क्लियर है, क्योंकि यहां भी आपका ए बी बी सी ये हो जाएगा AD/BC के बराबर होगा।
तो यहां से देखो एक बात समझेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9x स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, और या बेस का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो 9 और 16 कितना आ गया 25x स्क्वायर, और ये 28 का स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर यहां भी स्क्वायर, स्क्वायर खत्म हो जाएगा क्योंकि रूट दोनों तरफ कर देंगे तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो x का मान आ गया 28 बटा कितना 25, इसका सही आ जाएगा x का मान। लेकिन पूछ क्या रहा है, एबीसी की परिमाप पूछ रहा है, तो इसका परिमाप पूछ रहा है, तो पेरीमीटर पूछ रहा है, तो पेरीमीटर हम निकाल देंगे। तो पेरीमीटर हो गया ये इसकी लेंथ 3x, इसकी लेंथ 4x, तो ये 7x प्लस 28 आ गया, है ना 28। तीनों भुजाओं का योग, पेरीमीटर मतलब तीनों भुजाओं का योग, 7 गुना 28 बटा 25 प्लस ये 28, ठीक है। तो यहां से 28 28 कॉमन ले लो, तो 28 28 अगर कॉमन लिए तो 7 बटा 25 और 25 यहां करेंगे, ठीक है ना। हाँ 28 28 कॉमन ले लिए तो 25 और 7, तो ये आपका आ गया 32 बटा 4, 7 चौक 16 3x। कहीं पे देखो कहां पे डाउट है, 9x स्क्वायर, अच्छा यहां पे है ना, एक मिनट, उधर रूट जाएगा तो ये आपका 28 रहेगा और बटा में 5 आ जाएगा, ठीक ठीक ठीक, यहाँ पे हम गड़बड़ कर दिए थे, ये आपका आ गया 5, तो 28 कॉमन लिए तो 5 गए 5, 7 5 12, मतलब ये आपका आ गया कितना 12 बटा 5 आ गया, ठीक है 12 बटा 5 आ गया। तो 12 8 अगर यहाँ पे काटने की कोशिश करेंगे, 12 8 96, 6 आया, और 12 दूनी 24, 24 और 9 आपका आ गया कितना, इतना आ गया, है ना 6 3 9, अगर इसको 5 से काटते हैं तो ये आपका आ गया 6 और 6 6 चक 36, 7 बचे 35, और ये आपका 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आ गया, ठीक है। 5 यूनिट का वैल्यू 28 है, ठीक है। हाँ यहाँ पे हम गड़बड़ कर दिए थे, यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दिया था, ठीक है। x बराबर हो जाएगा 28 बटा कितना 28 बटा 5, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा 67.2 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, इसका सही आंसर होगा। सर फॉर्मूला गलत है, कहां पे फॉर्मूला गलत है भाई, एक तो लिखे, ए क्यू प्लस पी क्यू प्लस 3ab, कहां पे फॉर्मूला गलत है भाई, बोधिनाथ शाहिनी। यहां देखो क्या कह रहा है कि एक किसी कार्य का 35 दिन में कर सकता है, एक किसी कार्य का 35 दिन में कर सकता है, और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। अगर हम इसके एलसीएम लेने की बात करें तो इसका एलसीएम हो जाएगा, टोटल आपका हो जाएगा 105, 35 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा, 35 से कटेगा 3 बार में और 15 से कटेगा कितना 7 बार में, ठीक है। करा उन्होंने 7 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य किया, तो 7 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य किया, कौन कौन किया भाई, ए प्लस बी किया 7 दिन तक, और ए प्लस बी 7 दिन तक किया, तो ये आपका एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, और बी एक दिन में 7 यूनिट काम करता है, 7 3 10, एक दिन में 10 यूनिट, तो 7 दिन में 70 यूनिट काम करता है। तो बचा जो काम है आपका ये 35 काम बचा हुआ है, यही आपका रिमेनिंग वर्क है, 35 रिमेनिंग वर्क है। लेकिन इस बात को समझो, फिर बी ने कार्य छोड़ दिया, 37 दिन के बाद बोला है कि बी ने कार्य को क्या किया है, छोड़कर चला गया,
बाहर हो गया, इस बात को समझो, बाहर हो गया, तो ए अकेला शेष कार्य 60% भाग कितने दिनों में करेंगे, तो इसका 60% भाग, 60% भाग मतलब कितना हो गया, 35 का 3/5। कौन करेगा भाई, टाइम ऑफ ए करेगा, ए करेगा ना। तो यहां से 3 से 3 कट गया और ये 7 बार में कट गया, तो ये आपका आंसर आ गया कितना, 7 डेज। मतलब ए रिमेनिंग वर्क को 7 डेज में कंप्लीट किया, 7 डेज में कंप्लीट किया, मतलब आंसर आ गया कितना, बी इसका राइट आंसर, बी इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया अनूप झा, आपका आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे और अगले सवाल को देखते हैं। ये भी उसी टाइप का सिंपल सवाल है, ज्यादा इसमें समय नहीं लगेगा, सिंपल सवाल है भाई। ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा 48, 12 चौक 48 और 16 तिया। तो कह रहा है कि 3 घंटे बाद बी बंद कर दिया जाता है, टंकी में बचे भाग को भरने में ए को कितना समय लगता है, बचे भाग को कितने समय लगता है, तो ये आपको बताना है भाई। बताओ कोई डाउट है इसमें, चलिए बताइएगा जल्दी फटाफट, आंसर क्या होगा। आंसर कितना आएगा इसका बताइए। तो यहां पे 48 आया सीधा सीधी। 3 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 घंटे तक ए और बी साथ काम करेगा। तो 3 घंटे तक ए 4 यूनिट काम करता है, बी 7, 4 3 7 7 21 काम करेगा, 21 यूनिट काम करेगा, और ये बचा आपका 27 यूनिट, मतलब रिमेनिंग वर्क आपका 27 यूनिट बच गया। अब ये 27 यूनिट काम करने के लिए कौन करेगा भाई, बी तो चला गया, अब काम करेगा ए। अब शेष काम को करने के लिए टाइम ऑफ ए कितना समय लेगा, तो ए यहां पे ले लेगा इतना समय, 27/4, ऑप्शन नंबर 6 चौक 24 3 27, मतलब ये आ गया आपका, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी इसका सही आंसर आ गया। ठीक है मनीष कुंदन कमलेश, चलिए बहुत बढ़िया, अनूप झा, ठीक है, अमित, चलिए ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यहां बोला गया है, अब अगले सवाल में देखो यहां क्या बोला गया है, 2015 से 2019 तक 3 अलग अलग चीनी कंपनियों ने PQR द्वारा चीनी का उत्पादन इंगित करता है। मतलब PQR इसको कहां से लेकर 2015 से लेकर 2019 तक अलग अलग कंपनी है जो आपको इंगित करता है, चिन्हित करता है। ठीक है, 2015 से लेकर 2019 तक पी द्वारा चीनी का कुल उत्पादन, 2015 से लेकर 2019 तक किसका, पी का, देखते हैं। पी का उत्पादन, तो पी का उत्पादन देखो यहां कितना है, पी आपका खाली वाला जगह है, मतलब ये 80, 70, 80, 100 और 120। अगर हम जोड़ते हैं देखो यहां पे 120 और 80, 200, 200 और यहां सॉरी हाँ 200, 200 और 100, 300, 300 यहां पे अगर इसको 20 दे दिए तो ये आपका 400 हो गया, और यहां 450, मतलब ये इसके ये कह रहा है कितना है, 450 आपका यहां पे दिया गया है। मतलब टोटल देखने को मिला 450, मतलब पी द्वारा उत्पादन किया गया है 450। ठीक है, अब यहां क्या बोला गया इस बात को समझो, पी द्वारा कुल उत्पादन इतना हो गया। फिर करा 2015 से 2019 तक कंपनी आर द्वारा चीनी का कुल उत्पादन से कितना % अधिक है, 2015 से 2019 किसका, आर का, देखते आर का देख लो, कंपनी आर का, कंपनी आर का ये वाला है आर, मतलब ये 50, 70, 120, 120 और यहां अगर 60 लेते हैं 180, 180, 280, 280 और 280 10, 300, 300 और ये आ जाएगा 375। देख लीजिएगा क्या सही है, ये 375।
कह रहा है कि आर से कितना ज्यादा उत्पादन करता है पी, तो ये आर से कंपेरिजन किया गया है, तो आर नीचे कितना ज्यादा, तो कितना ज्यादा, तो 75 25 और ये आ गया 75 गुना 100 करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा, और यही आंसर आ जाएगा। अच्छा ठीक है, ये मैंने कि ये करके दिया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक्चुअली में क्या है ना, करके इसको स्क्रीनशॉट दिया जाता है, ठीक है ना, इसके वजह से आपको नहीं दिख पा रहा होगा। ये 5 से कट गया, ये कट जाएगा आपका कितना, 20%। इसका सही उत्तर होगा आंसर आपका 20%। ध्यान से देखेंगे 20% इसका सही उत्तर होगा, ठीक है, सही उत्तर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहां भी देखिए थोड़ा थोड़ा सा अगर दिखेगा तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसमें पाई चार्ट में इतना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, परसेंटेज दिया है, बस डायरेक्ट क्वेश्चन पे आइए। उस सब समय लॉस करने का है। y2 और y8 को मिलाकर टीम द्वारा खेले गए, तो पहले हम यहां पे देखो वर्ष y2 और y8 को पहले देखो, मिलाओ y2 प्लस और y8 दोनों मिलकर कितना आता है, तो y8 12 डिग्री है, और y8 और कौन सा y2 आपका 36 डिग्री है, तो 12 डिग्री 36 डिग्री और ये 12 डिग्री, तो ये टोटल आ गया 48 डिग्री, ठीक है। सभी मैचों की संख्या, सभी 8 वर्षों में टीम द्वारा खेले गए सभी मैचों की संख्या से लगभग कितना परसेंट है, इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है भाई, कितना परसेंट है, इसकी बात यहां पे आपको कर रखा है, दे रखा है, और कह रहा है कि कितना परसेंट होगा। तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, आप आंसर तुरंत निकाल देंगे। देखो टोटल सभी कुल 8 मैचों में, सभी 8 मैचों से कंपैरिजन किया गया, तो सभी 8 मैचों मतलब ये एक सर्कल बन गया, सर्कल बनेगा तो कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री। ये कितना दिया है भाई, 48 डिग्री, और इसी का परसेंटेज निकाल दो, आसानी से निकल जाएगा। तो ये आंसर आ गया कितना, 0 से 0, तो ये आपका आ गया 12 चौक 48, 12 तिया 36, तो 40/3, तो ये आ गया ऑप्शन नंबर ए। अर्चना शशि रंजन, गलत आप बताएं, वो आंसर नहीं होगा आपका 13.33% होगा, इस बात को ध्यान रखें। देखो अगला सवाल क्या रहेगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है। अंजलि ने अपनी वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का फैसला लेता है, ठीक है। अपनी खरीदारी पूरी होने पर, मतलब वो अपनी खरीदारी पूरा कर लेने पर उसको महसूस होती है कि वो 11,475 रुपया खर्च किया था, लेकिन जो अपने खर्च करने का सोचा था उसका 60% ही ये है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका अगर इनकम यहां पे x था, आप बोले हैं कि हमको 45% खर्च करना है, तो 45% ये खर्च करना है, तो ये आपका खर्च आ गया। लेकिन क्या हुआ कि जब वो पूरा खरीदारी कर लिया तो वो 11,475 रुपया खर्च किया, उसको ये अनुभव हो गया कि नहीं, हम जितना खर्च करने के लिए पैसा रखे थे, जितना जेबी में पैसा रखे थे, जितना पर्स में रखे थे खर्च करने का, उसका 60% खर्च हुआ। मतलब जितना खर्च करने के लिए पैसा रखा था, इतना ही पैसा खर्च करने के लिए रखा था, इसी का 60% वो खर्च किया, उसी का 60% खर्च किया, मतलब ये इसका 60% ही आपका 11,475 है, 11,475 है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक ना। तो यहां से काटेंगे 15 तिया 45, 15 तिया 45, 15 सती 105, 15 छक्का 90, 15 पचे 75, ये कट गया आपका 3 दूनी 5 दूनी, 3 तिया 9, 9 से काटेंगे 9 अठी 72, 9 अठी 72, 45, 9 पचे x बराबर आ जाएगा आपका कितना, 42,000। ये गुना हो जाएगा ना, 500 इधर जाके गुना हो जाएगा, तो 5 पचे 25, 8 पंचे 40, 40 2 42, ये आंसर आ जाएगा 22 का बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया भाई। अगले सवाल पे देखते हैं, यहां तक क्लियर है। अगले सवाल पे 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 1:2:2
मतलब ये पहले थे 1:2:3 था, लेकिन कह रहा है प्रत्येक कक्षा में छात्र शामिल होते हैं 20 को, इसमें भी 20 शामिल हुआ, इसमें भी 20 शामिल हुआ और इसमें भी 20 शामिल हुआ, तो रेशियो हो गया ये 3:5:7। एक बात ध्यान देखो, यहां पे यहां 1 था 3 हुआ, 2 बढ़ा, यहां 2 था 5 3 बढ़ा, यहां 3 था 7 है, तो यहां पे भी 2 बढ़ा, यहां 4 बढ़ा, तो मतलब रेशियो अलग अलग है। इसको एक काम करते हैं, एक बात समझिएगा, यहां पे किसी दो रेशियो को मान करके इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाए किसी दो रेशियो को, ठीक है। जैसे हम किसी फ्रैक्शन भी लिखते हैं, जैसे यहां पे x मान लीजिए, इसको भी x मान लीजिए, इसको छोड़ दो किसी दो रेशियो को, जैसे यहां पे x है, इसमें 20 आदमी आया, इसमें पहले था 2x दूसरा क्लास में, इसमें भी 20 आदमी आया, तो इसमें जब 20 आदमी आए तो रेशियो हो गया 3, इसमें भी 20 आदमी, तो रेशियो कितना हो गया 5। या ये दोनों को रखो, इसको हटा दो, या ये दोनों को रखो, किसी एक को हटाना पड़ेगा तभी जाके आंसर निकल पाएगा। तो यहां से आपने निकाल दिया, तो ये आ गया 5x और ये आ गया, तो ये आ गया आपका -x और ये उधर चल गया तो -40, तो ये x की वैल्यू आ गया 40। पूछ क्या रहा है कि कुल छात्रों की संख्या शुरुआत में कितनी थी, तो कुल छात्र की संख्या की अगर बात किया जाए तो कुल छात्र की जो संख्या होंगे 3x 2x इतना, तो आ गया कितना, कुल छात्र की संख्या 6x था, ये इतना है, ठीक है। देखो यहां पे थोड़ा सा एक सवाल समझने की कोशिश करना, यहां पे 2 बढ़ा, यहां भी अगर 2 बढ़ता, यहां भी अगर 2 बढ़ता, तो आपको इतना करने की कोई जरूरत नहीं होता, क्योंकि यहां भी 20 स्टूडेंट आया, यहां भी 20 स्टूडेंट आया, यहां भी 20 स्टूडेंट आया, सेम चीज अगर सब में बढ़ता, तो जो बढ़ता, अगर 2 बढ़ता 2 बढ़ता 2 बढ़ता, 2 यूनिट बराबर 10, तो 1 यूनिट बराबर 2 यूनिट बराबर 20, तो 1 यूनिट बराबर 10, तो वैसे निकाल लेते। लेकिन यहां पे क्या है ना कि यहां पे 2 बढ़ा, यहां पे 3 बढ़ा, यहां पे 4 बढ़ा, इससे आपका देख रहे हैं कि सेम चीज उठ रहा है लेकिन रेशियो में अलग अलग बढ़ रहा है, तो आपको इसका सहारा लेना पड़ेगा और आंसर को निकालना पड़ेगा, ठीक है। 240 इसका सही आंसर आएगा। खुशबू कुमारी अपने गलत आंसर बताया है, 280 नहीं होगा, 280 नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा 300 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्या है, 300 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 5 6 8 से विभाज्य है, तो 5 और 6 और 8 से विभाज्य है, तो इसका क्या ले लेते हैं, इसका ले लेते हैं एलसीएम। तो 8 6 8 या 24 24 पंचे 120, मतलब इसका एलसीएम आ गया, मतलब कह रहा कि 120 से जो संख्या कटेगा इसका मतलब वो 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, तो तीनों कैल्शियम लिए तो 120 आया, मतलब वो 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा, तो 120 की अगर बात करते हैं तो 300 के बाद आपका 480 आएगा, फिर आएगा 12 चौक 48, 12 पंचे 60, मतलब ये 12 तिया 36 से स्टार्ट होगा, 12 तिया 36 360, 12 चौक 48 और कौन है 12 पंचे 60, मतलब ये जो तीनों संख्या है, ये संख्या आपके 120 से कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या जो है वो 5 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है, तो आंसर हो जाएगा कितना 3, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होंगे, ठीक है। एपी क्लासेस कौन से कटे, कौन से सब्जेक्ट का भाई, ठीक है, 3 इसका सही आंसर होगा, ठीक है भाई। ये सवाल को देखो, ये सवाल थिंकिंग पावर पर है, अगर आप इसमें सोच सकते हैं तो सवाल ज्यादा समय नहीं लगेगा बनाने में, अगर ज्यादा सवाल नहीं बनेगा, अगर थोड़ा सा भी थिंकिंग अगर पावर है तो देखो यहां पे एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी है, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजा आपस में क्या होंगे, बराबर होते हैं, ये आप अच्छे तरीके से जानते होंगे।
एडी जो है बीसी पर लंब है और एडी बीसी पे लंब है, इसको भी दो बराबर भाग में बांटता है, इस बात को भी ध्यान रखना। अगर समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो इस पे जो लंब होगा बेस को भी दो बराबर भाग में बांटता है। ठीक है, एडी दिया हुआ 8 सेंटीमीटर और एबीसी का परिमाप दिया है 14। एक बात समझ, अगर यहां पे जैसे ही आपको 8 दिखा और ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये आपका समकोण त्रिभुज है, जैसे ही 8 नजर आया, अगर आप ट्रिपलेट जानते होंगे 8, 15, क्या ये 17 ट्रिपलेट है? बहुत फेमस ट्रिपलेट है। अगर ये 8 है तो इसका मतलब ये 15 होगा और ये भी 17 होगा, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ये 17 होगा तो ये भी 17 होगा, ये 15 होगा तो ये भी 15 होंगे। अगर इसका परिमाप की बात करते हैं, पेरीमीटर की अगर बात करते हैं, क्या पेरीमीटर जो है वो 64 आ रहा है? पेरीमीटर 17, 17 34 और 15, 15 30, मतलब ये 64 आ रहा है। ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो आंसर यहां पे सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ये आपका बेस हो गया। तो इसका एरिया निकलेंगे, तो एरिया निकालने के लिए एरिया होता है हाफ इंटू बेस। बेस क्या है? 30 और हाइट क्या है? 8। ये आ गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ठीक है। नहीं, मैथ्स और साइंस सर प्लीज वो नहीं, आप सेफ जोन में नहीं है भाई। कॉमन पेपर का डिस्कशन नहीं होता है, उसके लिए दूसरे टीचर आपका आवंटन होंगे तो वो करेंगे। ये आंसर आ गया। क्या इस बात को अगर माइंड में थोड़ा सा भी अगर ये चीज ट्रिपलेट आपके माइंड में होंगे तो आपको एक कैलकुलेशन से बचना पड़ेगा, कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे। ठीक है, ये आप बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। ठीक है, करेक्ट संख्या को 65 से विभाजित करने पर 31 शेषफल बचता है, तो वही संख्या को 13 से डिवाइड करेंगे, तो यही संख्या को जब 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 5 बचेगा। ठीक है, मतलब कोई नंबर है आपका x, इसको अगर 65 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे देखा कि रिमाइंडर आगा 31 बचा, तो इसी 31 को क्या करो, जो अब 13 से डिवाइड किया जाता है, तो यहां पे रिमाइंडर कितना बचेगा? 5 बचेगा। यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। सर 68 मार्क्स फीमेल ईडब्ल्यूएस सेव है? नहीं, सेव तो जॉन में नहीं है भाई, मैथ साइंस में तो खैर नहीं है। आगे देखो, यहां बोला गया जब 200 को एक धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 8 प्राप्त होता है। तो एक काम करते हैं कि 200 से इसको जब डिवाइड 200 को जब एक धन पूर्णांक x से डिवाइड किया तो रिमाइंडर इतना बचता है। तो एक काम करते हैं, हम रिमाइंडर को घटा देना चाहते हैं, तो ये आपका 1। अब इसको क्या है कि ये जब x से इसको डिवाइड करेंगे, तो x से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से क्या होंगे? पूरी तरह से विभाजित होंगे, रिमाइंडर नहीं बचेगा, क्योंकि यहां पे बोला है कि 200 को जब x से डिवाइड किया, रिमाइंडर 8 बच रहा, 8 हम घटा दिए, तो ये एक ऐसी संख्या है जो x से पूरी तरीके से डिवाइड होगा, x से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। लेकिन ये जो x होंगे वो आपका 8 से ज्यादा होगा, ये जो x होगा वो 8 से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 8 बच रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर से कभी भी जो आपका डिविजर होगा वो कम नहीं हो सकता, जो आपका भाजक है वो कम नहीं हो सकता, उससे ज्यादा होगा। जैसे हम कह रहे हैं 5 से अगर किसी भी संख्या को अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपका क्या क्या बच सकता है? 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, 4 बच सकता है। क्या 5 बच सकता है? कभी नहीं बचेगा, रिमाइंडर कभी नहीं बचेगा, है ना। 5 से नीचे ही बचेगा, तो 8 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब इसका डिविजर जो है वो 8 नहीं हो सकता है, 8 से ज्यादा होगा। तो 8 से ज्यादा होगा, इसका मतलब ये जो संख्या आपके किससे किससे कटेगा? 12 से कट रहा है। इसको हम एक फैक्टर तोड़ते हैं, इसको फैक्टर तोड़ते हैं, 2 पर पावर 6 और ये आपका आ गया 3। इसको जब अभाज्य गुणनखंड में तोड़े तो पावर यहाँ पे फैक्टर 2 पर पावर 6 और 3 आ गया, होगा ना। देखो तो 32 तिया 64 तिया 192, ठीक है।
इसको फैक्टर तोड़े तो देखो यहाँ कौन कौन सी संख्या हो सकता है। 3 दूनी 6, 6 तो नहीं हो सकता क्योंकि 8 से बड़ा होगा, 8 से बड़ा होगा, ठीक है, 8 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम 3 लिए और यहाँ पे 2 को 2 लिए तो ये आपका 12 आ गया। और यहाँ पे हम सिर्फ 2 लेते हैं, 4 को, 3 को नहीं ले, 8 तो नहीं होगा। अगर 4 को लेते हैं तो 16 हो गया, 16, ठीक है। 24 हो गया, ठीक है, 32 हो गया, 24, 12 3 48, 16, 16 3 48 मतलब ये 48 भी होगा, 64 भी होगा, ठीक है, 64 भी होगा, 32, 16 3 48 हो गया, 32 3 96, 32 3 96 भी होगा और ये 192 भी होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कितने संख्या होंगे? टोटल जो x की वैल्यू होंगे वो आपके होंगे कितना? x की जो वैल्यू होंगे तो आपके टोटल होंगे आपका 8 होंगे। टोटल कितना होंगे भाई? 8 होंगे। क्या इस बात को समझ पाए कि फिर से मैं समझाने की कोशिश करूं भाई? बोलो, क्या इसको फिर से समझाने की कोशिश करूं? क्योंकि यहां पे हमने क्या किया, इसको ब्रेक किए, इसको ब्रेक किए, तो इसको हम देखिए कैसे कैसे किया किए। हमको सबसे पहले क्या कि इसका फैक्टराइज देखना है कि वो 192 किससे किससे कटेगा। तो सहायता हम लिए यहाँ पे 2 पावर 6 से, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, हमने क्या किया, पहले 2 दूनी 4, क्योंकि 8 से छोटा नहीं हो सकता, 2 दूनी 4 8, ये तो ये नहीं होगा। तो यहां पे 2 गुना 2, 2 दूनी 4 और 3 किए तो ये 12 आ गया। 2 दूनी 4 और ये आपका अगर मान लेते हैं ये पूरा ले लेते हैं तो ये आपका 16 आ गया, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 मतलब ये 24 हो गया। ये आपका 32 हो गया टोटल, यहां से यहां बढ़ाते गए, ठीक है। 32 24 तिया 48 ले लिए यहां पे। इसी तरीके से आप करते गए, इस तरीके से आप देखते हैं कि कौन सी संख्या आपको लेना है, तो यही आपको निकल कर आ जाएगा, ठीक है। कौन से राज, रिया राज, आपके कौन से 6 to 8 या 9 to 10, ये आंसर आएगा। मतलब सीधे सीधे कह सकते हैं कि 192 का जो गुणनखंड होगा वही आपको लिखना है। 192 से कौन सी संख्या इसको 192 को काट सकता है, जो 8 से ज्यादा होगा, क्योंकि रिमाइंडर 8 बच रहा है तो x जो होंगे वो 8 से ज्यादा होंगे, तो आपके एक यही वैल्यू होंगे और आंसर आपके 8 आएंगे, ठीक है। आंसर आपके 8 आएंगे। ई नहीं होगा, अर्चना शशि सिंह, ये ई नहीं होगा, नहीं, बाय ऑप्शन इसका नहीं हो सकता। बाय ऑप्शन कोई गारंटी यहाँ पे नहीं होगा। आपको ये पता करना पड़ेगा कि कितनी इसकी फैक्टराइज है, इसकी फैक्टराइज कितना, फैक्टर इसका कितना है, ठीक है ना। आपको इसकी गुणनखंड कितना है वो चीज तो आपको चाहिए ना, तो ये आपका, ठीक है। ये आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4.0 कॉम्बो 6 to 8 और 9 to 10 महाभारत बैच मैथ्स का 80 मार्क्स का टोटल आया है, ठीक है। हाँ को रिया राज, आपका पॉसिबिलिटी है, 100% पॉसिबिलिटी है। हेलो, आवाज सही जा रहा है भाई? आवाज सही जा रहा है कि नहीं बताएंगे? तो ये आपका क्या है, स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपको, इसमें आपको कॉमन पेपर का भी जीएस मिल रहा है 1299 में। जो आप ज्वाइन करना चाहते हैं 4.0 के लिए तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। एकदम बेसिक टू हीरो लेवल तक इसमें आपकी टोटल चीज रहेंगे, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग। तो एक घनाभ की लंबाई जो होते हैं वो L होते हैं और B होते हैं और क्या होते हैं, H होते हैं। और ये इसका जो लंबाई दिया है वो क्या दिया हुआ है, 20। मतलब एक घनाभ की अगर मैं बात करूं तो ये आपका घनाभ है, इसमें ये L होता है, ये B होता है, ये सॉरी ये B होता है और ये H होता है। इसमें एक आपका विकर्ण होता है, विकर्ण,
और ये विकर्ण की जो लंबाई होती है वो आपका एल स्क्वायर, बी स्क्वायर और एच स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपका रूट अंडर में होता है। ठीक है, ये इसको विकर्ण कहते हैं। अब कह रहे हैं इसकी विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब एल स्क्वायर, बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, और ये आपका 12 रूट है तो इधर कर दिए, तो ये आपका ये आ गया कितना, घनाभ की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल एल बी, बी एच और एच एल यही चाहिए। तो एक बात समझेंगे कि यहां पे अगर इसका बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस एल बी, और ये बी एच और ये एच एल होता है, और ये आपका हो जाएगा कितना, 20 का स्क्वायर कितना, 400। क्या कोई डाउट है यहां तक भाई? क्योंकि हमको चाहिए ये वाला वैल्यू, तो ये कब आएगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो एक फॉर्मूला में आता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB 2BHHL, तो 2 कॉमन ले लिए और ये 400 आ गया। इसका मान देखो यहां क्या दे रखा है, इसका मान दे रखा है 144 और ये 2, इसको मान लेते हैं के, क्योंकि इसी का वैल्यू निकालना था। तो ये आपका 400 आ गया। 2LB BH और HL, तो ये इधर आके घटेगा, तो ये आ गया 256। ये 256 आ गया, मतलब ये जो वैल्यू है इसको हम कहते हैं क्या, घनाभ का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ क्यूबाइड आ गया कितना, 256। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 28 नंबर, 28 नंबर इसमें क्वेश्चन नहीं डाला गया है, क्या है 28 नंबर में, एक मिनट। तो 28 नंबर में बना लोगे भाई, ये रेकरिंग का सवाल है तो बना लेंगे, अगर छूट गया है तो इसमें नहीं डाला गया है तो कोई दिक्कत नहीं, छूट गया है तो इसमें देख लो। ये कह रहा है कि 5 संख्याओं का जो औसत है, 5 संख्याओं का माध्य जो है वो 30 है, इनमें से एक संख्या को हटा दिया जाए तो उनका माध्य कितना होगा। एक बात बताइए, यहां पे समझाने की कोशिश करते हैं कि 30 का एवरेज था, माध्य को ही एवरेज बोलते हैं, औसत बोलते हैं, माध्य बोले, मीन बोले, जो बोलना है बोल सकते हैं, है ना। मान को भी हम, मीन को भी हम क्या बोल सकते हैं, एवरेज बोल सकते हैं, हिंदी में इसको औसत बोल सकते हैं या माध्य बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। 30 गुना 5, इसमें से एक संख्या बाहर कर दिया, निकाल दिया -x, तो अब जो संख्या बचा वो 4, और इसका औसत दे रखा है कितना, 28 है, तो ये आपका 150 हो गया और ये आपका 112 हो गया, तो x बराबर इधर जा गया, तो ये आपका 38 आया, मतलब आंसर आ गया 38। ठीक है, ऑप्शन नंबर। अगर इसको शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो अगर 5 का दिया हुआ है 38, मतलब बोला 30 से 28 हो गया, एक संख्या निकालने पर 30 से 28 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो एवरेज था 38 था, मेरे पास एवरेज जो था वो 30 था, लेकिन एक संख्या बाहर गया तो 28 हो गया, इसका मतलब जो बाहर गया वो ज्यादा होगा, तभी तो एवरेज को कम कर दिया। एवरेज सबके पास 30-30 था, लेकिन जो गया बाहर वो ज्यादा लेकर चला गया होगा, इसलिए इसको एवरेज को कम कर दिया, मतलब वो संख्या ज्यादा होगा, 30 से ज्यादा होगा, प्लस कितना, एवरेज 2, और कितने लगे, कितने लोगों के लिए बचा है 4, तो 4 दूनी 8, डायरेक्ट आप 38 लिख सकते हैं, या आंसर आप ऐसे बना दो, या आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे आपको मन करे वो बना सकते हैं। ठीक है, संगम कुमार 28 आपका रेकरिंग का सवाल है, छूट गया यहां पे, तो आप उसको कर लेंगे। अगला सवाल कह रहा है चित्र में खींची गई रेखा का समीकरण क्या होंगे। देखो शॉर्टकट की अगर बात करते हैं, जब भी ये लाइन अगर बेस से या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से अगर 45 डिग्री हो, 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री होगा। जब भी इस टाइप की अगर बात करें और ये लाइन का अगर हम बात करें कि ये लाइन जो होंगे वो उसका इक्वेशन क्या होगा, तो याद रखना x बराबर y होगा, ये हमेशा याद रखना। ऐसे कॉन्सेप्चुअल हम देखते हैं, ये तो हम ऐसे देखने की बात की तो ये इतना होगा, लेकिन हम कॉन्सेप्ट से बताते हैं। तो एक बात समझिएगा, यहां स्लोप निकालिए, स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप आता है tan 45, tan 45 मतलब क्या हुआ, m बराबर कितना आ गया, m को ही हम क्या बोलते हैं भाई, स्लोप बोलते हैं। तो हम जानते हैं यहां पे x1 और y1 ये आपका 0 0 है, ये लाइन कहां से गुजर रहा है, और ओरिजिन से गुजर रहा है, 0 0 है, ओरिजिन से गुजर रहा है, 0 0 है। ठीक है,
ठीक है ना, ओरिजिन से गुजर रहा है 0 0 से नीचे, ठीक है, इस बात को समझिएगा। तो ओरिजिन से गुजर रहा है तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, y माइनस, ओरिजिन से गुजर रहा है इसका मतलब क्या कर सकते हैं, y फॉर्मूला होता है y माइनस y1 m स्लोप x माइनस x1। y मतलब यहां पे हम कह सकते हैं y1 का क्या है 0 और m 0 0 खत्म हो गया, तो यहां पे y और m बराबर कितना है 1 1 निकाले हैं, तो यहां पे भी आ गया, या तो x बराबर y या तो y बराबर x, या ऐसे भी आप ऐसे सोच सकते हैं। आंसर आपका आ गया कितना, सी इज द राइट आंसर, सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक तो बता दो मेरे भाई। जब भी अगर आपको लाइन करें कि ये लाइन आपका यहां से हॉरिजॉन्टल से x एक्सिस से 45 डिग्री या y एक्सिस से 45 डिग्री की बात करें, तो ये लाइन आपके इसमें इस लाइन में जो होंगे वो x और y दोनों क्या होंगे, x और y दोनों बराबर होंगे। ठीक है, x और y दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, इस बात को समझना मेरे भाई। फिर उसी टाइप का सेम सवाल यहां पे है ना, प्रवणता की बात किया गया है, मतलब यहां पे जो आपका स्लोप है, स्लोप यहां पे जो दिया हुआ है, तो स्लोप आपका दे रखा है 2, मतलब ये आपका वैल्यू m दे रखा है, ये क्या दे रखा है भाई, m दे रखा है, तो वही चीज फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब यहां से x1 और y1 का वैल्यू दे रखा है आपका 3 माइनस 5, यहां से फॉर्मूला यूज करेंगे y माइनस y1, m आपका वही फॉर्मूला जो अभी जस्ट फॉर्मूला यूज किए वही निकालना है, तो y माइनस 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 ये प्लस 5 होगा क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस में, और माइनस माइनस प्लस 5, m का वैल्यू 2 और x1 का वैल्यू देखो यहां से सब उधर कर लेते हैं, तो 2x ये आ गया, 2x माइनस वाई, ऑप्शन नंबर ये आ गया। ठीक है, इसी को इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो ये आंसर आएगा सी, इसका सही उत्तर आएगा। ठीक है, यादव कलाकार श्री खुशबू कुमारी, है ना, क्षण में जन्मी जय कुमार, ठीक है, इसका आंसर एक। यहां पे देखो तो करा कि यदि आकृति वृत्त का केंद्र O है, ये आपका केंद्र O है, इसका मतलब BD जो है वो व्यास होगा, और ये दे रखा है कि CBD, मतलब ये एंगल आपको दे रखा है। एक चीज देखो, अगर ये केंद्र है, अगर ये केंद्र है तो ये वाला और ये दोनों आपका क्या होगा, ये भी R होगा, ये भी R होगा, और जब ये R R होगा, इसका मतलब ये अगर 30 होगा तो ये भी आपका कितना होगा, 30 होगा, तो ये एंगल आपका कितना होगा भाई, ये एंगल आपका 120 का होगा, ये आपका कितना हो जाएगा 120, और ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी आपका AC क्योंकि इससे गुजर रहा है, इसका मतलब ए से भी आपका क्या होगा, व्यास होगा, AC केंद्र से गुजर रहा है, इसका मतलब AC भी व्यास होगा, BD भी केंद्र से गुजर रहा है, इसका मतलब BD भी व्यास होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये आपका हो जाएगा 180, ये 20, ये आपका 60, और हम जानते हैं ये और ये भी दो बराबर है, मतलब ये भी R, इसका मतलब ये भी 60। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, PAC, ये भी 60 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर। कोई डाउट है तो बोल दो, कोई डाउट है तो इसको बड़ी फिगर में हम समझाने की कोशिश करते हैं। बड़े फिगर में इसको समझाते हैं भाई। फिर से चलो देखो, फिर से समझा दे रहे हैं। ये कह रहा है कि आपका ये दे रखा है 30, ये B है और ये D है और ये A है और ये आपका ये 30 है, और ये केंद्र O है,
तो जब ये केंद्र O है तो ये वाला जो आपका त्रिज्या होगा ये भी त्रिज्या होगा, ये भी R होगा, ये भी R होगा। और जब ये R होगा ये R होगा तो ये आपका ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा, मतलब त्रिज्या और त्रिज्या के अनुसार ये बराबर होते हैं। ये 30, इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी आपका कितना होगा 30 होगा। जब ये 30 है और ये 30 है तो ये आपका त्रिभुज बन गया, तो ये एंगल कितना होगा 120। और AC केंद्र से होकर गुजर रहा है, इसका मतलब AC आपका व्यास होगा और ये स्ट्रेट लाइन होगा, तो ये एंगल कितना होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा 180 डिग्री, तो ये 120, तो ये आपका कितना हो गया 60। अगर ये 60 है, ये भी R है और ये भी R होगा कि नहीं भाई, ये R, तो यहां से अगर देखने को मिला है ये भी एंगल आपका कितना होगा 60 होगा, और ये भी कितना होगा 60 होगा, क्योंकि ये 60 है, क्योंकि ये 60 है तो ये दोनों एंगल मिलकर आपका 120 होगा, और ये भी दोनों बराबर है क्योंकि ये R है ये भी R है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होगा। तो 120 का आधा ये होगा, 120 का आधा ये होगा, मतलब 60 ही होगा, ये 60 होगा। तो ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ क्या रहा है मेरे भाई, तो ये पूछ रहा है BAC, तो एंगल BAC हो गया कितना, ये 60 डिग्री हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये सवाल को समझिएगा थोड़ा सा, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो कह रहे हैं बस वो समझ लेना। ये 5 को हम लिख सकते हैं 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं कि नहीं। अब कह रहा है का मान 45 से 540 के मध्य है, तो 540 के मध्य, तो एक बात करो, एक बात समझो कि ये आपका जो वैल्यू होगा साइन ए, तो ये 1/2 किसका मान होगा 30 डिग्री का होगा कि नहीं। अब ये 30 डिग्री को क्या हम लिख सकते हैं, ये साइन 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 3 गुना 180, 18 तिया 54, 540 में से 30 घटाएंगे तो ये आपका आ गया 10 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो तो। अरे भाई 180 पर आपका 180, 360 और 0 पर कोई भी चेंज नहीं होता है, एंगल आपका चेंज नहीं होगा, एंगल वही रहेगा। तो ये 854, ये 18 तिया 54, ये 540, तो 540 में से 510 घटाएंगे तो 530, वही चीज आ गया कि नहीं, सेम चीज आ गया कि नहीं, अरे हाँ या ना। तो ये आपका साइन आ जाएगा 50, मतलब ये साइन ए बराबर आ जाएगा कितना, ये आ गया। तो 510 आ गया, मतलब ए बराबर आपका 510, दोनों कंपेरिजन कर दिए 510। तो यहां से निकालना है आपको, देखो यहां पे a/3 निकालना है, यहां से निकालना है a/3 निकालना है। ठीक है, तो यहां से a/3 निकालना तो क्या होगा, बोलो। a/3 निकाला तो a का मान यहां कितना आ गया 510/3, इतना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप ऐसे ही इसको कर लेना तो समझ लेना। ठीक है, 540 है तो इसको 540 बना लो, उससे कम हो जाएगा तो देखो दोनों के बीच में हो गया कि नहीं, 510 ये दोनों के बीच में हो गया, ये 510 है। ठीक है, ये 510 है, याद रखना। तो ये 500 साइन 510 का वैल्यू और साइन 30 डिग्री का, दोनों का वैल्यू सेम होगा, तो इससे कंपेरिजन, दोनों का कंपेरिजन इससे भी हो गया, इसका मतलब ए का मान आपका 510, a/3 कर दिए, आंसर आ गया। ठीक है, यहां पे देखो कह रहा है एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है और एएम जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, ये बी है और ये सी है, और एएन एंगल ए का समद्विभाजक है, ये आपका समद्विभाजक है। समद्विभाजक कहने का मतलब इस तरह कर देना, मतलब समद्विभाजक हो जाता है। ठीक है ना, इस तरह जैसे ही सिंबल देंगे मतलब ये समद्विभाजक, मतलब ये थीटा, ये भी आपका थीटा होगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है ना भाई, अगर इसको इस तरह से काट दें, इसका मतलब ये क्या हुआ, एंगल को समद्विभाजक कर रहा है, ये थीटा, तो ये भी आपका थीटा होगा। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ एंगल 55 और ये एंगल दिया हुआ आपका कितना। तो यहां अगर निकालने की बात करें, यहां पे ये एंगल निकालने की बात करें, ये एंगल निकालने की बात करें, तो ये आपका एन है, तो MAN, ये एंगल निकालने की बात करें, इसका एक फॉर्मूला होता है, आप जानना
कि हाफ फैक्टोरियल बी माइनस फैक्टोरियल, सॉरी, एंगल बी माइनस एंगल सी। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये मोड लगा देते हैं। मोड क्यों लगा देते हैं मेरे भाई? कि हो सकता है सी का मान आपका बड़ा हो जाए, तो निगेटिव में निगेटिव कभी एंगल होता नहीं, इसलिए मोड लगा दिए। तो यहाँ हाफ एंगल बी और इसमें दोनों में 20 का अंतर है, कट गया, आंसर आ गया कितना? 10। यही आंसर, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को आप याद रखना कि जब भी एंगल ए से लंब खींचा गया है और ये समद्विभाजक किया, लंब और समद्विभाजक के बीच का एंगल निकालना है, तो हाफ और ये दोनों के एंगल के अंतर के आधा होंगे, एंगल के अंतर के क्या होंगे? आधा होंगे। इसको आप अच्छे तरीके से देख लेना, ठीक है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। कहा कि ए और बी 3:7 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश करता है। ए और बी निवेश करता है और ये किस अनुपात में? 3:7। और 1 साल का व्यवसाय है और हम जानते हैं कि प्रॉफिट, सॉरी, पार्टनरशिप में लाभ जो डिपेंड करेगा तो वो पूंजी गुना समय पर डिपेंड करता है, पूंजी गुना समय पर डिपेंड करता है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? इस बात को ध्यान रखना। तो यहां पे पूंजी ही आपका लाभ हो गया। क्यों पूंजी ही लाभ हो गया? किस बात को? क्योंकि यहां समय आपका समान है, क्योंकि 1 साल का है। यहाँ 1 साल लिखे, 1 साल लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ 12 महीना, यहाँ 12 महीना कट जाएगा। लाभ ही पूंजी ही लाभ होगा, या आपको लाभ ही पूंजी है, ऐसे कह सकते। अब देखो यहां क्या बोला है, लाभ का 40% हिस्सा फिर से निवेश करने के बाद लाभ को वितरित करने का निर्णय लेता है। मतलब लाभ जो 60,000 था, तो 60,000 जो टोटल लाभ था, ये अपने आप में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया, इसमें से क्या किया? 40% रख लिया पुनः निवेश के लिए। पुनः निवेश करके 40% रख लिया, तो बचा कितना भाई? इस 60% को ही डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। तो 60% को जब डिस्ट्रीब्यूशन करेगा तो ये आपका आ जाएगा 36 पर 30, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। तो यहां पे टोटल देखिए लाभ का रेशियो यहां कितना है? 3। पूछ रहा है ए का लाभ कितना होगा? ए का लाभ देखो 36,000 जो है वो टोटल लाभ है, मतलब 10 यूनिट बराबर 3600 है, 36,000 है। निकालना है ए का, तो ए का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा 10,800 ही इसका सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा ना। ठीक है, सभी लोग का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये कह रहा है कि -3 और 5 स्थित है। आप इसके क्वाड्रेंट्स को देखेंगे, यहां पे जो क्वाड्रेंट्स होंगे ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, जैसे ये भी दो दो क्वाड्रेंट्स मानते हैं, ठीक है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो यहां पे आपको +A और +B मिलेगा, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका x नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? x आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? x ही मान ले तो आसान रहेगा, ठीक ना? यहां पे देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ x और y क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में x आपका नेगेटिव होगा, y आपका क्या होगा? पॉजिटिव है, क्योंकि ये -x होगा, ये +x होगा, ये +y होगा और ये -y होगा। और इस क्वाड्रेंट में ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, मतलब -x और -y दोनों होंगे। और इसमें ही पॉजिटिव है, मतलब ये आपका x पॉजिटिव होगा और ये आपका y नेगेटिव होगा। तो यहां बोला गया है कि -3 और 5 इस क्वाड्रेंट में, मतलब ये इस क्वाड्रेंट में -3 और 5 इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होंगे? द्वितीय चतुर्थांश में, मतलब कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में आपका ये लाई कर रहा है, ठीक है? आपसे एक सवाल देते हैं, कि 3 - 5 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो ये आपको बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 3 -
5 आपका किस क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, तो ये आपको बताना है, इसका आंसर आपको बताना है क्या करेगा। ठीक है, यहां कह रहा है बहुलक। बहुलक का मतलब होता है बहुलक या मॉड। बहुलक या इसको इंग्लिश में कहते हैं मॉड। ये जो होंगे जिसका संख्या ज्यादा होगा, संख्या जिसका ज्यादा होगा, है ना। बहुलक का मतलब होता है संख्या जिसका ज्यादा होगा, संख्या ज्यादा वाले को हमको देखना है। तो यहां पे 15 15 15 15 15 5 बार आ गया है। 14 देखते हैं, 1 2 3 3 4 4 बार 14 है, बस यही है। तो 15 ही हो जाएगा आंसर। ज्यादा बार कौन आया है, 15 आया, तो 15 आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, चलिए ठीक, फोर्थ क्वाड्रेंट में बहुत लोग का आंसर आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में, बहुत बढ़िया, फोर्थ क्वाड्रेंट में बहुत अच्छी बात है, इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चंस को देखना है, 3 cosec थीटा प्लस 4 sin थीटा माइनस 4। यहां देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अगर बेसिक सॉल्व करते हैं, क्या हम cosec को लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। यहां जैसे ही √3 नजर आता है ना, जैसे √3 नजर आया तो मेरे मन माइंड में आया कि साइन थीटा मतलब 60 डिग्री रख दो, क्योंकि √3 जब तक 0 आएगा, 0 आने का मतलब ये √3 खत्म होना चाहिए। तो बटा में √3 रहेगा तभी, तो बटा में √3 किस में आता है, अगर साइन 60 में है ना, √2/√3। तो यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे आ गया 3 4, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 है, तो इसको गुणा करेंगे तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ गया क्या इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर या माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ सकते हैं। देखिए कैसे तोड़ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2a b, और यहां पे b का स्क्वायर कर सकते हैं ना। देखिए सर, ये आपका सेट हो गया किसमें, 3 साइन स्क्वायर a स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में सेट हो गया। इसको तोड़ दिए और इसका ये फॉर्मूला कर दिए, तो ये आपका आ गया 2 साइन थीटा। ये स्क्वायर रूट 0 पर कुछ भी होगा तो 0 ही रहेगा, और ये √3 आ गया। तो यहां से साइन थीटा का मान, ये आपका किसका मान आ गया, 60। क्या पूछ रहा है, 60 ही पूछ रहा है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ गया, √3/2 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये ऑप्शन, ये आंसर आ गया 60 का। ठीक है, कोई डाउट है तो बता दो मेरे भाई, यहां तक बोलो। बोलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, या कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। इसको हम तोड़ दिए, इसको जैसे कॉसेक था इसको चेंज कर दिए साइन में, तो ये आपका आ गया a माइनस बी के होल स्क्वायर में। a माइनस बी के होल स्क्वायर में इसको तोड़ दिए, सेट कर दिए और आंसर ले आए। ठीक है, हाँ अगर यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करना है तो आप वैल्यू पुटिंग करके चेक कर सकते हैं। 30 डिग्री पुट करके दे सकते हैं, 30 डिग्री से आंसर आएगा तो देख लेंगे, नहीं आएगा 30 डिग्री से आंसर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि साइन 30 बराबर 1/2 होता है, और यहाँ √3 है, यहाँ √3 कटना चाहिए, मतलब इधर प्लस में √4√3 आना चाहिए। तो √3 तभी आएगा जब वो साइन 60 बराबर आता है √3। तो ये आप ऐसे भी दिमाग लगाकर आप डायरेक्ट 60 मान करके आगे जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। लास्ट सवाल है आज का, अंतिम सवाल है। एक सिक्के को 8 बार उछाला जाता है, तो जब ये 8 बार सिक्के को उछाला जाता है, देखते हैं टोटल कितना बार होगा, है ना। 8 बार अगर सिक्के को उछाला जाता है तो ठीक 6 पट आने की प्रायिकता क्या होंगे। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी की बात किया गया है, टोटल प्रोबेबिलिटी की बात किया गया है कि 6 पट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होंगे, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक 6 पट। तो एक बात समझेंगे, सबसे पहली बात है
कि यहां पे अगर प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, प्रायिकता की बात करेंगे, तो प्रायिकता की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये आपका दो पालू होता है, सिक्का का दो पट होता है ना, हेड एंड टेल। तो दो, और ये कितना बार उछाला गया? 8 बार। इसका आ गया कितना? ये आ गया 256। 256 ही आता है ना? हाँ 256। मतलब प्रायिकता की अगर बात करें तो ये टोटल आपका इतना बार ये आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करा है कि 8 बार उछाला गया है, तो कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं 8 में से कितना बार पटाने का? 6 बार पटाने का, ठीक है। तो 6 बार पटाने का यहां से निकाल लो, तो इसको अलग से निकाल लेते हैं, ठीक है। या तो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 6 2, तो यहां पे आ गया 7 गुना 8, और ये 2/200। तो ये कट गया आपका कितना बार में? 4 बार में। और ये 4 से इसको काट देंगे, तो 6 चौक 24 और 1 16। ये आ गया ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर। हाँ, संतुष्ट थीटा का मान पुट करके भी आप बना सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। यहां देखो हमने क्या किया, एक सिक्के को 8 बार उछाला जाता है, तो सिक्के के दो पट होते हैं, तो दो पट होते हैं, तो यहां पे हम 8 बार उछालें, 2 पर पावर, जितना बार उछाला गया उसमें पावर चढ़ा दो, तो ये आ गया 256। ये 256 बार आपके ये होंगे, ठीक है। इसमें 6 आने की पट की बात किया है, तो 8 बार उछाला गया, तो 8 बार उछालने पर 6 आने की बात, 6 बार पट आने की बात किया गया, तो 8 में से चूज करेंगे 6 को, है ना, ये पट आने की। तो यहां से हम निकाल लेते हैं फॉर्मूला, इसका आप जानते होंगे, ये 8 होता है फॉर्मूला आपका, ये 6 इंटू 6 मैन, 8 में से 6 चल गया 2, तो यहां से 6 इसका खत्म हो गया, 6 फैक्टोरियल तक खत्म हो गया, 6 8, और यहां बच गया 2, तो ये आपका आ गया कितना? 28। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 6 बार पटाने के मतलब ये 28, टोटल आपका 256, तो 256 और यहाँ पे आने की बात किया 28, तो 28/256, इसकी जो प्रायिकता होंगी वो आपका 7/64 होगा। तो एक सवाल आपसे है कि प्रायिकता जो है, प्रोबेबिलिटी जो है, मैक्सिमम क्या हो सकता है? मैक्सिमम इसका क्या होगा ये आपको बताना है, कि प्रोबेबिलिटी जो होंगे वो मैक्सिमम कितना होंगे ये आपको बताना है, ठीक है। ये देखो 8 से कैसे निकाले, देखो ये NCR होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है N, और ये फॉर्मूला होता है R, और ये होता है N-, ठीक है, समझे। ये फैक्टोरियल 6, 8 के पहले फैक्टोरियल 6 रख दिया, 7 गुना 8 कर दिया, फैक्टोरियल 6 खत्म हो गया, तो ये फैक्टोरियल 2 बचा, तो 2 का फैक्टोरियल 2 का 2 होता है, 7 गुना 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से सॉल्व कर देंगे प्रियंका, प्रियतम, ठीक है। तो यहां तक ये आपके कंप्लीट। एक बच्चे ने बता रहे कि सर 33 नंबर सवाल तो बताएं भाई। 33 नंबर सवाल में ये कह रहा है कि जब ये हटाना पड़ेगा मुझे, देखो 33 नंबर सवाल, यहां से इसको मिला दो, और ये यहां से मिला दो, ये B है और ये D है, ये A है, ये और C। ये कह रहा है 30 है, और ये केंद्र से होकर गुजर रहा है। जब ये केंद्र से होकर गुजरेगा भाई, जब ये केंद्र से होकर गुजरेगा, इसका मतलब ये आपका जो होंगे, ये आपका जो होंगे, ये आपका जो होंगे, ये जो आपके होंगे, ये क्या होंगे? त्रिज्या होंगे केंद्र से। ये जब त्रिज्या होंगे, ये भी त्रिज्या होंगे, तो ये और ये दोनों बराबर होंगे, और जब ये दोनों बराबर होंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे, ये भी एंगल क्या होंगे? 30 होंगे। ये 30, ये 30, 60 हुआ, तो ये आपका त्रिभुज में तीनों कोनों का मान 180 होता है, तो ये 120 होंगे।
और ये सेंटर से गुजर रहा है, इसका मतलब ए से भी व्यास होगा, इसका मतलब ये आपका 180 डिग्री, एक पार्ट आपका जो सीधा होंगे तो 180 डिग्री होंगे, 120 तो ये आपका 60 होगा। और ये एंगल आर, ये आपका आर है, ये भी आर है, तो ये आर है तो ये आर, ये एंगल और ये एंगल भी दोनों बराबर होंगे। ये 60 तो बचा हुआ 120, 120 का आधा ये 60 और ये भी आधा 60 होंगे। तो यहां से अगर ये पूछा गया इसका आंसर क्या होंगे, ये आपका 60 डिग्री होंगे, ऑप्शन। ठीक है, तो यहां तक आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए और सारे क्वेश्चंस आपके एक से बढ़कर एक था, सारे डिस्कशन हो गए और एग्जाम के पैटर्न पर ही सवाल आपके दिए गए हैं, है ना। अब जो भी टेस्ट होंगे आपके एग्जाम के पैटर्न पर ही आपका सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे और अगर किन्हीं को प्रॉब्लम कोई क्वेश्चंस में हुआ तो आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम फिर से देंगे। बताओ मेरे भाई, किसी कोई भी क्वेश्चंस में अगर कहीं भी डाउट हुआ है, थोड़ा बहुत डाउट हुआ है तो पूछिए, मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा, है ना, आपके जहन में बिठाने की कोशिश करूंगा भाई। बताओ।